G6 क्लास। कैसे हैं आप लोग? अब आप लोगों का नेक्स्ट पेपर साइंस का है। तो अब हम साइंस के पेपर की तैयारी शुरू करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेकंड टर्म के लिए आपका साइंस का सिलेबस क्या है। ग्रॉसली मैं आपको चैप्टर्स बता देता हूँ, फिर जब हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे तो डिटेल से देख लेंगे कि कौन सा टॉपिक एक्सक्लूडेड है और कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपके सेकंड टर्म के सिलेबस में चैप्टर नंबर 5 शामिल है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 एनर्जी, फिर चैप्टर नंबर 10 प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट और चैप्टर नंबर 12 बियॉन्ड द अर्थ। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल्स भी हैं। तो जिस तरह मैंने कहा, जब हम इन चैप्टर्स को वन बाय वन रिवाइज करेंगे तो सिलेबस जो है, जो हर चैप्टर के लिहाज से कुछ टॉपिक्स एक्सक्लूडेड भी हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। इसके मेन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन पे बात करते हैं। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर आपके सिलेबस के अहम तरीन चैप्टर्स में से एक है। अगर आप इस चैप्टर्स में दिए गए कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें तो आइंदा आपके लिए आने वाली क्लासेस में साइंस को समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए भी फोकस करके तवज्जो से आपने इस चैप्टर को समझने की कोशिश करनी है। अगर क्लासरूम में किसी वजह से आप बाकी क्लास के साथ नहीं चल पाए तो अब एक तो एग्ज़ाम की तैयारी करें, दूसरे नंबर पे कोशिश ये कीजिए कि आपके इस चैप्टर के हवाले से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़रूर क्लियर हो जाएं। अगर किसी बात की समझ ना आए, अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इन टाइम जवाब जो है वो आपके सवाल का दे दिया जाए। तो बच्चों, अभी जो है हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स वाले टॉपिक को, इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। इसमें अभी आपके सामने स्क्रीन पे जो पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें बेसिक फैक्ट्स हैं इस चैप्टर के, और कुछ चीज़ों को आप देख रहे हैं कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जिन पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया है, इन पॉइंट्स को आपने ख़ास तौर पे समझना है और एग्ज़ाम के लिए इन पॉइंट्स को आपने निस्बतन ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा बेहतर अंदाज में प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं, जो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो बच्चों उसमें एक क्वेश्चन है पेज नंबर 44 पे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कंपैरिजन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है, डिस्कस फीचर्स ऑफ मेटल्स, या डिस्कस प्रॉपर्टीज़ ऑफ फीचर्स ऑफ नॉन मेटल्स। इसके अलावा बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इस चैप्टर में जो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं वो चंद एक नोट्स हैं, लाइक फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, ये 4। लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं मेरे ख्याल में एग्ज़ाम के लिए, उनमें से पहले नंबर पे फिल्ट्रेशन और दूसरे नंबर पे डिस्टिलेशन। तो अब हम आ जाते हैं बेसिक फैक्ट्स पे। बेसिक फैक्ट पे जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने डिफ़ाइन करना है एटम को। इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज़ एटम। एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। हर चीज़ जो है आपके गिरदोपेश में, जिस चीज़ पे भी आप नज़र दौड़ाएंगे वो बहुत स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स के मिलने से बनी होगी। उन स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं। इसके बाद ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। ये भी इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है।
elements cannot be split up into anything simpler by chemical methods. What is element? Each element contains only one type of atoms. यानी एलिमेंट जो है वो एक प्योर सब्सटेंस है जिसके अंदर सिर्फ एक ही किस्म के, एक ही टाइप के एलिमेंट्स पाए जाएंगे, एक ही टाइप के एटम्स पाए जाएंगे एक एलिमेंट के अंदर। और दूसरा फीचर एलिमेंट का ये है कि एलिमेंट्स कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू एनीथिंग सिंपलर बाय केमिकल मेथड्स। लाइक आपके पास अगर हाइड्रोजन के सैंपल है तो उसमें जितने एटम्स होंगे वो सब हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। आप किसी केमिकल रिएक्शन के ज़रिए, किसी टेक्निक के ज़रिए ये नहीं कर सकते कि हाइड्रोजन एटम्स को मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकें। और अभी तक 117 एलिमेंट्स जो हैं कमोबेश वो डिस्कवर हो चुके हैं आपकी बुक के मुताबिक। ये तादाद जो है ये 117 है, ये तादाद भी याद रखिए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ईच एलिमेंट हैज़ अ नेम एंड अ शॉर्ट हैंड सिंबल। हर एलिमेंट का एक नाम है और एक यूनिक सिंबल है। यूनिक सिंबल का मतलब ये है कि हमने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ शॉर्ट हैंड नेम्स रखे हुए हैं, कुछ मुख्तसर नेम है, ब्रीफ एक उनके नाम हैं, जिसमें हम जब साइंटिफिक काम करते हैं तो हमें पूरा नाम नहीं लिखना होता उस एलिमेंट का, बल्कि हम उसकी सिंबल यूज़ करते हैं। तो सिंबल किसी भी एलिमेंट के नाम की एब्रीविएशन है। और एग्ज़ाम्पल आपके सामने है कार्बन। कार्बन इज़ अ केमिकल नेम। एक एलिमेंट का नेम है कार्बन, और कार्बन को जब हम एब्रीविएट करेंगे सिंबल बनाने के लिए तो इसकी सिंबल होगी C। लेकिन बच्चों यहाँ आपको 2-3 बातें जहन में रखनी है। एलिमेंट तो हमारे पास 117 अभी हमने बात की। अल्फ़ाबेट्स जो हैं इंग्लिश के वो हैं सिर्फ 26। तो बाज़ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनके सिंबल्स बनाते वक्त एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स यूज़ होंगे। अगर किसी एलिमेंट की सिंबल में 2 अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं तो याद रखिएगा फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल होगा और सेकंड अल्फ़ाबेट जो है वो स्मॉल होगा। यानी फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है, सपोज़ हमारे पास एक एलिमेंट है उसका नाम है कैल्शियम और उसकी सिंबल है Ca, तो C शुड बी कैपिटल एंड A शुड बी स्मॉल। इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम एलिमेंट्स के इंग्लिश नामों की बजाय लैटिन नेम्स को या ग्रीक नेम्स को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह सोडियम है, सोडियम इस एलिमेंट का नाम है और इसको जब आप सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे तो आप Na लिखेंगे, N कैपिटल A स्मॉल। Na जो है वो नेट्रम है और नेट्रम लैटिन नेम है सोडियम का। तो इस तरह से बच्चों जब आपने सिंबल्स लिखने हैं तो आपने इन पॉइंट्स का जो मैंने अभी आपके गोशगुजार किए इनका ख्याल रखना है। इसके अलावा आपकी बुक के पेज नंबर 43 पे एलिमेंट्स की सिंबल्स का टेबल गिवन है। ये देखिए, ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एलिमेंट्स की सिंबल्स का टेबल है और वो वाली एलिमेंट्स और उनकी सिंबल्स जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आपके सेकंड टर्म के सिलेबस में शामिल हैं। लाइक हाइड्रोजन H कैपिटल H, हीलियम He, लिथियम Li, नियॉन Ne, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O। आपने गौर किया कि जितने सिंगल लेटर सिंबल्स हैं वो सब कैपिटल हैं और हीलियम, लिथियम, नियॉन जहां हमने 2 लेटर यूज़ किए सिंबल में, फर्स्ट लेटर इज़ कैपिटल एंड सेकंड लेटर इज़ स्मॉल। ये जहन में रखना है। ये अक्सर स्टूडेंट्स सिंबल लिखते वक्त ये गलती कर देते हैं। लाइक हीलियम है तो आपने अगर H कैपिटल लिखा साथ E भी कैपिटल लिख दिया तो सिंबल गलत हो जाएगी, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपने H भी स्मॉल लिख दिया, E भी स्मॉल लिख दिया तो भी गलत हो जाएगा। तो बहुत केयरफुल होना है और अभी आपके पास वक्त है, इनको बार बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप पेपर में गलती ना करें।
अगर कार्बन की सिंबल पूछी जाती है और आप स्मॉल सी लिख देते हैं तो भी गलत हो जाएगा। जो लफ्ज़ जो वर्ड कैपिटल है आप उसे कैपिटल लिखेंगे और जो वर्ड स्मॉल है उसे आप स्मॉल लिखेंगे। तो इसके अलावा बच्चों, ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स, हम बेसिक फैक्ट्स पे वापस आते हैं, एक्सेप्ट फॉर मर्करी विच इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज़ में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, नेम द मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एक ही मिलती है हमें, एंड दैट इज़ मर्करी। ये नाम याद रखिएगा, मर्करी। इसके अलावा अभी चूँकि मेटल्स की बात हो रही है तो अभी हमने मेटल्स को डिटेल से, मेटल्स को नॉन मेटल्स को डिस्कस करना है, इसलिए इन पॉइंट्स को हम छोड़ते हैं और अब हम आगे चलते हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स को बच्चों हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू ग्रुप्स। वन ग्रुप इज़ कॉल्ड मेटल्स, ज़्यादातर एलिमेंट्स जो हैं वो इस ग्रुप में फॉल करते हैं, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नॉन मेटल्स हैं। तो ये क्वेश्चन तीन तरह से आ सकता है, कंपेयर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या गिव फीचर्स ऑफ मेटल्स, या गिव फीचर्स ऑफ नॉन मेटल्स। तो अगर आपसे कंपैरिजन कहा जाए तो आप दोनों को लिखेंगे। बेहतर ये होगा कि आप लाइन ड्रॉ कीजिए दरमियान में, मेटल का जो पॉइंट लिखना है उसके पैरेलल जो पॉइंट नॉन मेटल का बनता है उसके सामने वो लिख दीजिए। बेहतर तरीका ये होता है इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का। एक दूसरा तरीका ये है कि आप पहले मेटल्स लिख दीजिए हेडिंग दे के, उसके बाद नॉन मेटल्स की हेडिंग दें और नॉन मेटल्स लिख दीजिए। लेकिन जो मैंने पहले आपको मेथड बताया वो ज़्यादा बेहतर है, और चूंकि आपको पेपर में लिमिटेड स्पेस दी जाती है आंसर लिखने के लिए, तो वहाँ यही मेथड जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ ये ख्याल रखना है कि जो पॉइंट आप मेटल्स में लिखते हैं उसी पॉइंट को नॉन मेटल्स में डिस्कस करना है आपने नॉन मेटल्स के हवाले से। तो अगर फीचर्स सिर्फ मेटल के या सिर्फ नॉन मेटल के पूछ लिए जाएं, फिर आप सिर्फ अपने आंसर को उस हद तक महदूद रखेंगे। अब मेटल्स की बात करते हैं। मेटल्स आर शाइनी, सिर्फ इस कदर याद रख लीजिए, मेटल्स आर शाइनी, स्पेशली व्हेन फ्रेशली कट। ना भी याद रहे, कम से कम मेटल्स आर शाइनी याद रखना तो आसान है ना बच्चों। और नॉन मेटल्स क्या है, मोस्ट नॉन मेटल्स आर डल, वो शाइनी है वो डल है। देन मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, सिर्फ इस कदर लिख दीजिए, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। इसके मुकाबले पे नॉन मेटल्स आर वीक आर ब्रिटल, कमज़ोर हैं, खस्ता हैं। देन मेटल्स आर डेंस, डेंस हैं, हैवी हैं, अपने साइज़ के लिहाज से डेंसिटी ज़्यादा होती है, जबकि नॉन मेटल्स दे हैव लो डेंसिटीज़, नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू मेटल्स। देन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा हैं। यानी अगर आपके पास मेटल सॉलिड फॉर्म में मौजूद है और आप उसे लिक्विड फॉर्म में लाना चाह रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और अगर आपके पास लिक्विड स्टेट में, मोल्टन फॉर्म में अगर आपके पास लिक्विड मौजूद है, बॉयल करवाना चाह रहे हैं, तो इवन हाई टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड होगा, एक्सेप्ट फॉर मर्करी विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है कंपैरेटिवली, और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है कंपैरेटिवली। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब आप इनकी रीजंस पढ़ लेंगे, अभी हम रीजंस को डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ फीचर्स पे बात कर रहे हैं। देन मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर एंड हैमर्ड इनटू शेप। हम कहते हैं कि मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेटल्स को हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम मेटल्स को डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं। जबकि नॉन मेटल जो हैं वो ना तो आप उनको वायर्स की फॉर्म में ला सकते हैं और ना आप उनको हैमर करके डिफरेंट शेप्स में ला सकते हैं या उनकी शीट्स बना सकते हैं। फिर मेटल्स आर सोनोरस। व्हाट इज सोनोरस? मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन यू टैप देम। जब आप मेटल को टैप करते हैं, आप मेटल के ऊपर आप उसको टैप करेंगे, आप उसके ऊपर ज़र्ब लगाते हैं, तो आपको मेटल के अंदर से एक साउंड सुनाई देती है, जबकि नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। ये याद रखिएगा, टर्म सोनोरस ये आपसे पूछी जा सकती है।
देन अ फ्यू मेटल्स आर मैग्नेटिक बट मोस्ट आर नॉन मैग्नेटिक, जबकि नॉन मेटल्स में ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन मैग्नेटिक। कुछ मेटल्स मैग्नेटिक हैं मैग्नेट की फॉर्म में, और नॉन मेटल्स सारी की सारी जो हैं वो नॉन मैग्नेटिक हैं। तो बच्चों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आई होप कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपको आ जाएगा पेपर में। अगर सपोज नहीं आता तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस MCQs तो ज़रूर आएंगे, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करना है हर बच्चे ने। इसके बाद है कुछ मेटल्स के यूजेस हैं, और यहाँ देखिए आपके सिलेबस में इस टर्म में जो मेटल्स इंक्लूडेड हैं वो हैं एलुमिनियम, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, जो 3 है सिर्फ, बाकी एक्सक्लूडेड हैं। तो एलुमिनियम की अगर हम बात करेंगे तो जो मेन फीचर्स हैं जो अभी आपको तस्वीर पे हाईलाइट हुए नज़र आ रहे हैं, एलुमिनियम इज़ अ वेरी लाइट मेटल, लाइट वेट होती है, हल्की फुल्की होती है। फिर है इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है, और इसको हम यूज़ करते हैं बिजली की ट्रांसमिशन के लिए। जो हाई पावर ट्रांसमिशन लाइंस हैं दे आर मेड अप ऑफ एलुमिनियम। एलुमिनियम डज नॉट रस्ट और कोरोड, रस्टिंग नहीं होती, इसको जंग वगैरह नहीं लगता इतना इसीली। और इट इज़ यूजफुल फॉर रैपिंग फूड, सिल्वरिंग मिरर्स, मिरर्स को बनाने के लिए आप एलुमिनियम को यूज़ करते हैं। ये डिफरेंट यूजेस हैं। मेन पॉइंट्स की फीचर्स अगर आपको याद रहें तो आपके लिए आसान हो जाएगा इनके एलुमिनियम के यूजेस को जहन में रखना। देन कम्स कार्बन, पेज नंबर 46। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं कार्बन के वो आपको नज़र आ रहे हैं। कार्बन इज़ अ नॉन मेटल, एलुमिनियम वाज अ मेटल, कार्बन इज़ अ नॉन मेटल। और कार्बन जो है वो डिफरेंट फार्म्स में पाई जाती है नेचर में। एक फार्म इसकी कोल है, चारकोल, इसके बाद ग्रेफाइट है, डायमंड है, पेंसिल्स के अंदर जो लेड पेंसिल्स में जो आप लेड यूज़ होता है वो भी कार्बन है। तो कार्बन की जो डिफरेंट फार्म्स हैं वो हाईलाइट हुई हैं, लेड और ग्रेफाइट, डायमंड, ये आपने ज़हन में रखनी है। और यूजेस भी क्या हैं कि अगर आप देखिए कार्बन जो है वो एज अ फ्यूल भी यूज़ होता है, लाइक जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उन सब में मेन चीज़ जो बर्न हो रही है दैट इज़ कार्बन। इसके अलावा जब आप पेंसिल लेड्स की बात करेंगे तो आपको पता ही है लेड पेंसिल जो आप यूज़ करते हैं ड्राइंग्स के लिए और जो भी आपका जो रिटर्न वर्क होता है उसमें। फिर ये ज्वेलरी में यूज़ हो रहे हैं डायमंड्स, और इसके अलावा रॉक्स की और ग्लास की कटिंग के लिए भी जो है ग्रेफाइट यूज़ हो रहा है, डायमंड यूज़ हो रहे हैं, लो क्वालिटी डायमंड जो है। तो ये कार्बन के यूजेस हैं ड्रिलिंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए। इसके बाद है ऑक्सीजन। इस दफ़ा का आपके सिलेबस की जो लास्ट मेटल है दैट इज़ ऑक्सीजन, जो लास्ट एलिमेंट है, सॉरी, ऑक्सीजन इज़ नॉट अ मेटल, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन है, और इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं? ऑक्सीजन इज़ यूज्ड फॉर all forms of burning or combustion. burning means combustion, combustion means burning. ये दोनों वर्ड्स जो हैं उनका एक ही मीनिंग है। तो जितने भी बर्निंग है, जितनी भी कंबस्टन है, उसमें ऑक्सीजन जो है, चूँकि आपको पता है ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है इट एड्स इन बर्निंग। खुद तो ये बर्न नहीं होती, लेकिन इसके बगैर बर्निंग प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाता है या इनिशिएट ही नहीं होता या स्टॉप हो जाता है। तो इसलिए जितनी भी बर्निंग है उसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। और जो मेटल्स की वेल्डिंग और कटिंग के लिए ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम जो बनता है उसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। इसके अलावा ऑक्सीजन आपको पता है कि ज़रूरी है रेस्पिरेशन के लिए, चाहे प्लांट्स की रेस्पिरेशन हो चाहे एनिमल्स की रेस्पिरेशन हो। तो फिर ऑक्सीजन जो है उसको सिलेंडर्स की फॉर्म में कैरी किया जाता है जब डीप सी डाइविंग की जाती है, स्पेस क्राफ्ट्स वगैरह में, फायर वगैरह में। ऑक्सीजन तो फायर को बढ़ाती है, लेकिन जो फायर फाइटर्स हैं अगर उन्हें ज़रूरत है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है और उन्हें ज़रूरत है ऑक्सीजन की, तो फिर ऐसी सूरत में उन्हें ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगी ब्रीदिंग के लिए। तो ये ऑक्सीजन के यूजेस हैं।
तीनों एलिमेंट्स जो हैं इनको देख लीजिएगा, इनमें से चांस होगा कोई शॉर्ट क्वेश्चन किसी एलिमेंट के यूजेस आपसे पूछ लिए जाएं। इसके बाद अब जो पिक्चर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इसमें से एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चंस पॉसिबल हैं। मिक्सचर की एक तो आपको डेफिनेशन आती होगी। मिक्सचर क्या चीज़ है? जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को, एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को आपस में जब आप मिलाते हैं विदाउट एनी डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो उसे हम कहते हैं मिक्सचर। और नेचर में कुछ एग्जांपल्स हैं मिक्सचर्स की, लाइक एयर इज़ अ मिक्सचर। और एयर में क्या होता है? डिफरेंट गैसेस हैं, लाइक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गान है, वाटर वेपर्स हैं। इसी तरह इंक जो है वो मिक्सचर है वाटर एंड सर्टन डाइज का। डाइज मीन्स कलर्स। इसके बाद गन पाउडर, बारूद जो है ये मिक्सचर है पोटाशियम नाइट्रेट का, कार्बन का, सल्फ़र का। इम्पॉर्टेंट है, ज़हन में रखिएगा। एयर भी इम्पॉर्टेंट है एज अ मिक्सचर। बेकिंग पाउडर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये मिक्सचर है सोडियम बाइकार्बोनेट और टारटारिक एसिड का। सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो इसके साथ जब आप टारटारिक एसिड यूज़ कर लीजिए तो करते हैं तो ये एक मिक्सचर बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड बेकिंग पाउडर। देन क्रूड ऑयल, तेल जो ज़मीन से निकलता है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल ऑयल एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स। कैरोसिन ऑयल मीन्स मिट्टी का तेल, पेट्रोल और डीजल से आप इन नामों से आगाह हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं मिक्सचर्स की और उनके कंपोनेंट्स की जो आपने ज़रूर प्रिपेयर करनी है। इससे आगे चलते हैं। अब मिक्सचर्स के कुछ यूजेस हैं जो अभी आप स्क्रीन पे डायग्राम देख रहे हैं। मिल्क इज़ अ मिक्सचर, यूजेस आपको पता हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि मिल्क इज़ ए मिक्सचर ऑफ वाटर, प्रोटीन्स, फैट्स एंड सर्टन अदर सब्सटेंसेस। ये तीन नाम तो ज़रूर याद रखिए, वाटर, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कुछ और सब्सटेंसेस भी हैं और ये वेरी करते हैं। तो मिल्क जो है वो मिक्सचर है। इसके अलावा आप देख रहे हैं मिल्क के अलावा ब्रेकफास्ट सीरियल एंड मिल्क इज़ अ मिक्सचर। मिल्क जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। लेमोनेड ये एक मिक्सचर है वाटर, शुगर, फ्लेवरिंग, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। इसी तरह से बच्चों पिज़्ज़ा एंड केक मिक्स वगैरह जो हैं ये मिक्सचर्स हैं। विनीगर इज़ अ मिक्सचर, और विनीगर किस चीज़ का मिक्सचर है? वाटर एंड एसिटिक एसिड का। ये ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद ये देखिए कुछ और एग्जांपल्स आगे मिक्सचर्स की। पेट्रोल जो है वो डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स का, लाइक हेपाटेन, ऑक्टेन वगैरह का जो है वो मिक्सचर है। इसी तरह ग्लास मीन्स शीशा, ये भी मिक्सचर है। और ये मिक्सचर किन चीज़ों का है? सैंड का, सोडा ऐश का और लाइमस्टोन का। ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंक्रीट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सीमेंट, ग्रेवल और क्रश्ड रॉक एंड वाटर। ये जो हम लोग कंक्रीट वगैरह तैयार करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। वुड इज़ अ मिक्सचर, और वुड जो है उसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे। ये डिपेंड करेगा कि कौन से वुड आप बात कर रहे हैं किसकी। बहरहाल वुड भी मिक्सचर है। इसके बाद पेज नंबर 49 पे आ जाइए। इन एग्जांपल्स के बाद यहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन मिल रही है, अलाइज। अलाई क्या चीज़ है? मेटल्स आर ऑफन मिक्स टू फॉर्म अलाइज। जब हम मेटल्स को मिक्स करते हैं तो हम उसे अलाई कहते हैं। ये केमिकल रिएक्शन नहीं होता, ये याद रखिएगा। तो मेटल्स को जब मिक्स किया जाता है, डिफरेंट मेटल्स हैं, तो उसको हम अलाई कहते हैं। और इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखना है। अलाई की एग्जांपल्स अलॉन्ग विद देयर कंपोजिशन, देयर कंपोनेंट्स। लाइक स्टेनलेस स्टील एक क्लासिकल एग्जांपल है अलाई की। और स्टेनलेस स्टील जो है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स लाइक आयरन, कार्बन एंड क्रोमियम। आयरन, कॉपर, क्रोमियम को मिला के जो अलाई हम प्रिपेयर करते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्टेनलेस स्टील। इसी तरह ब्रास इज़ एन अलाई मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक, दो मेटल्स हैं इसमें। फिर ब्रॉन्ज इज़ अनदर अलाई विच इज़ मेड अप ऑफ कॉपर एंड टिन। कॉपर और टिन को के मिक्सचर को हम ब्रॉन्ज कहते हैं हम इसको। इसी तरह जो सिल्वर काइंस हैं वो अलाई हैं कॉपर और निकल का।
तो कुछ और मिक्सचर्स की एग्जांपल दी गई हैं। सी वाटर, रॉक्स दैट मेक अप द सैंड ऑन अ बीच, मडी वाटर एंड स्मोक आर ऑल मिक्सचर्स। कुछ चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिकी होती हैं, इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो उसमें देख लीजिए, स्मोक को याद रखिएगा, स्मोक इज़ अ मिक्सचर। इसके बाद इसी पेज पे यूजेस ऑफ कंपाउंड्स हैं, इनको आप खुद भी देख लीजिएगा, इजी हैं। इसके बाद पेज नंबर 50 पे जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कंपाउंड, सर्टन कंपाउंड्स अलॉन्ग विद देयर एलिमेंट्स। MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कार्बन डाइऑक्साइड, जिस तरह नाम से जाहिर है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, नॉट अ मिक्सचर, ये याद रखिए। और इसके एलिमेंट्स कौन से हैं? कार्बन एंड ऑक्सीजन। कंपाउंड में और मिक्सचर में डिफरेंस क्या है? कंपाउंड जो है वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिलने से बनता है, लेकिन जब एलिमेंट्स केमिकली आपस में मिलते हैं और इनमें जो एलिमेंट्स आपस में जो मिलते हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलते हैं। लाइक हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन के केमिकल कम्बिनेशन से बनती है, और हमेशा इसमें एक एटम कार्बन का और दो एटम्स ऑक्सीजन के मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कहीं आप ये नहीं कहेंगे कि हमने एक ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड देखी जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के दो दो एटम्स थे, ये पॉसिबल नहीं है। या आप ये कहेंगे कार्बन और ऑक्सीजन का एक एक एटम था और वो कार्बन डाइऑक्साइड थी, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कंपाउंड जब भी बनेगा केमिकल कम्बिनेशन के नतीजे में बनेगा, और जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होंगे उनकी एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा जिसमें वो आपस में मिलेंगे। तीसरी बात ये है कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होंगे वो अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देंगे। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यहाँ इस टेबल में भी गिवन है, और सोडियम क्लोराइड जी, सोडियम क्लोराइड ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 5th नंबर पे इस टेबल में गिवन है। सोडियम क्लोराइड, जिसको आप टेबल साल्ट कहते हैं, ये बनता है सोडियम और क्लोरीन के आपस में मिलने से। सोडियम इज़ अ मेटल, क्लोरीन इज़ अ गैस। और सोडियम की प्रॉपर्टी, सोडियम का एक इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि अगर आप सोडियम को पानी में डाल दें, पानी में रख दें, तो एक्सप्लोजन हो जाता है। क्लोरीन को इनहेल कर लें तो आपका सारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो डैमेज हो जाता है। ज़्यादा इनहेल करने की सूरत में आप मेडिकल इमरजेंसी में चले जाते हैं। लेकिन जब ये दोनों एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं और सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, तो आप रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फूड में डिफरेंट तरीक़ों से, और कभी आपने ना सोडियम के किसी फीचर को ऑब्ज़र्व किया, ना आपने क्लोरीन के किसी फीचर को ऑब्ज़र्व किया सोडियम क्लोराइड लेते हुए। तो एलिमेंट्स ऑफ ए कंपाउंड लूज देयर प्रॉपर्टीज़ जब वो कंपाउंड फार्मेशन करते हैं। आप यूँ भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्राम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। इसके बाद आ गया मीथेन। मीथेन कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है। ग्लूकोज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है। सक्रोज जो है, इसके भी यही एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सक्रोज मीन्स टेबल शुगर, जो चीनी हम खाते हैं। सोडियम की बात हो गई। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन, सल्फ़र एंड ऑक्सीजन। इसके बाद कॉपर सल्फेट, कॉपर एंड सल्फ़र, अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये बच्चों आपने याद रखना है। इसके बाद जो आखिरी चंद एक इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कुछ टेक्निक्स हैं जिसको आप इस्तेमाल में लाते हैं जब आप डिफरेंट मिक्सचर्स को सेपरेट करना चाह रहे हैं। यानी ये मिक्सचर है और आप उसके कंस्टिट्यूएंट्स को अलग अलग करना चाह रहे हैं, तो कौन सी टेक्निक को कब अडॉप्ट किया जाएगा, कब आप उसको इस्तेमाल करेंगे, ये असल में आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले है फ़िल्ट्रेशन। मैं आपको इनके जो की फीचर्स जो हैं वो बताता हूँ। ये आपके सामने फ़िल्ट्रेशन पेज नंबर है आपकी बुक पे 50। इसकी डायग्राम भी मैं आपको दिखाता हूँ, आपकी बुक पे भी है, ये देखिए। तो इसमें देखिए, फ़िल्ट्रेशन में सबसे पहले टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड। फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस उस वक्त आप अप्लाई करेंगे जब आपके पास एक ऐसा
मिक्सचर मौजूद है जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड मौजूद है, यानी सॉलिड जो है वो डिज़ोल्व फॉर्म में नहीं है, तो फिल्ट्रेशन होगी। ये ट्रिकी बात है, एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे, एमसीक्यूज़ में भी। अगर सॉलिड सॉल्युबल फॉर्म में मौजूद है, डिज़ोल्व फॉर्म में मौजूद है लिक्विड में, तो आप उसे फिल्ट्रेशन की टेक्निक से सेपरेट नहीं कर सकते। तो याद रखिए, टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज यूज्ड। और इसकी टेक्निक क्या है, आप डायग्राम देख रहे हैं। आपने मिक्सचर को पोर करना है एक फ़िल्टर पेपर के ऊपर जिसे आपने फ़नल के अंदर रखा हुआ है। तो फ़िल्टर पेपर की जो लार्ज पोर्स हैं उसमें से जो लार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मतलब इसकी फ़िल्टर पेपर की पोर्स इतनी बड़ी ज़्यादा लार्ज नहीं होती कि उसमें से जो लार्ज पार्टिकल्स हैं अनडिज़ोल्व सॉलिड के वो भी पास कर जाएं, वो ऊपर रह जाएंगे फ़िल्टर पेपर के, उसे हम रेजिड्यू कहेंगे। और लिक्विड जो है वो फ़िल्टर पेपर की पोर्स में से फ़िल्टर होता हुआ, पास होता हुआ नीचे जो आपने बीकर वगैरह या जो भी आपने वेसल रखी है उसमें आ जाएगा, और इसे हम फ़िल्ट्रेट कहते हैं। तो मिक्सचर को आपने फ़नल जिसमें फ़िल्टर पेपर लगा रखा है उसमें डाला, और दो हिस्से बन गए। जो नीचे जो पास कर गया फ़िल्टर पेपर में से, दैट पार्ट ऑफ द मिक्सचर इज़ कॉल्ड फ़िल्ट्रेट, और जो फ़िल्टर पेपर के ऊपर ही रह गया उसे हम कहते हैं रेजिड्यू। ये भी याद रखिएगा। और ओवरऑल जो पूरा प्रोसेस जो है इट इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन। लाइक आपने पानी के अंदर कुछ सैंड को डिज़ोल्व करने की कोशिश की, सॉइल को डिज़ोल्व करने की कोशिश की, ज़ाहिर है डिज़ोल्व नहीं होगा। जब आपने इसको फ़िल्टर पेपर में से गुजारा तो सैंड और सॉइल जो है वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी रेजिड्यू की फॉर्म में, और वाटर जो है वो नीचे बीकर में इकट्ठा हो जाएगा और उसको हम फिल्ट्रेट कहेंगे। इसके बाद है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का आपको पता ही है ये क्या है, लेकिन इवेपोरेशन की टेक्निक हम कब अप्लाई करेंगे, जब हमें किसी ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करना है जिसमें सॉलिड डिज़ोल्व फॉर्म में मौजूद है। यानी जब सॉलिड सॉल्युबल फॉर्म में डिज़ोल्व फॉर्म में मिक्सचर में मौजूद होगा तब हम उसे फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से अलग नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि वो फिल्टर पेपर की पोर्स में से गुजर जाएगा। इस सूरत में हमें इवेपोरेशन की टेक्निक अप्लाई करनी है। तो हम ये कह सकते हैं, टू सेपरेट अ डिज़ोल्व सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड वी अप्लाई इवेपोरेशन प्रोसेस। इसकी एग्जांपल है, या इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, सी वाटर। सी वाटर में आपको पता है कि साल्ट की अच्छी खासी कंसंट्रेशन होती है, तो हम सी वाटर को लार्ज शैलो पॉन्ड्स में इकट्ठा कर लेते हैं, लार्ज शैलो टैंक्स के अंदर। उसके बाद धूप की वजह से हम इस पानी को इवेपोरेट होने देते हैं, वाटर इवेपोरेट हो जाता है, और जो डिज़ोल्व साल्ट इस पानी के अंदर मौजूद था वो वहीं मौजूद रह जाता है, जिसको बाद में इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बाद तीसरी टेक्निक जो है दैट इज़ सब्लिमेशन। ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई सॉलिड डायरेक्ट अपनी गैशियस फॉर्म में आ जाता है upon हीटिंग। नॉर्मल रूटीन तो ये है कि जब आप सॉलिड को हीट करते हैं तो पहले लिक्विड स्टेट आती है, उसके बाद जो है वो गैशियस स्टेट आती है। लेकिन अगर किसी सॉलिड को आप हीट करें और वो डायरेक्ट गैशियस स्टेट में आ जाए, लिक्विड स्टेट में आए बगैर, तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड is directly converted into its gaseous state upon heating। और इसको हम इस्तेमाल करते हैं लाइक आप देखिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिसको आप ड्राई आइस भी कहते हैं, ये इसकी एक एग्जांपल है सब्लिमेशन प्रोसेस की। आयोडीन है, सल्फ़र है, इनको हम सब्लिमेशन के प्रोसेस से अलग कर सकते हैं मिक्सचर से, अगर ये मिक्सचर फॉर्म में मौजूद हों तो। फिर देखिए डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है, टू सेपरेट द सॉल्वेंट फ्रॉम सोल्यूशन। डिज़ोल्व फॉर्म में मौजूद है और सॉल्वेंट को आप अलग करना चाह रहे हैं सोल्यूशन से, सोल्यूट को अलग नहीं करना चाह रहे, सॉल्वेंट को अलग करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे। और इसकी एग्जांपल क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल्स फ्रॉम फ्लावर्स। फ्लावर्स के अंदर जो फ्रेगरेंस है, जो खुशबू है, उसे अगर आप फूल से अलग करना चाह रहे हैं, वो ड्यू टू सर्टन केमिकल्स होती है, तो उसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं
और जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन। ये देखिए, ये सब्लिमेशन की डायग्राम है, आपकी बुक पे भी मौजूद है, और ये डायग्राम है डिस्टिलेशन की, ये भी आपकी बुक पे मौजूद है। तो बच्चों, ये था आपका सेकंड टर्म के सिलेबस का पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, अभी आपके पास वक्त है। इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी देखिए, और इसके जो चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पेपर क्रोमेटोग्राफी पेज नंबर 53-54 ये एक्सक्लूडेड हैं, और इसी तरह से डिस्टिलेशन जो है इसका जो पार्ट पेज नंबर 53 पे है दैट इज़ एक्सक्लूडेड। और फिल्ट्रेशन का जो लास्ट पैराग्राफ है, फिल्टरिंग कैन बी यूज टू सेपरेट सैंड एंड वाटर और चॉक एंड वाटर, ये पैराग्राफ भी एक्सक्लूडेड है। और इसके अलावा जो चीज़ें इसमें से एक्सक्लूडेड हैं, यानी जो आपके सिलेबस में शामिल नहीं हैं, वो हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फ़र, लेड, गोल्ड। ये जो इन एलिमेंट्स के यूजेस जो हैं पेज नंबर 45 और 46 पे, तो ये एक्सक्लूडेड हैं। बाकी जो आपका चैप्टर है वो सारा आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए, बेसिक फैक्ट्स को बार बार पढ़िए, और इंक्लूडेड टॉपिक्स जो हैं उनके हवाले से एक्सरसाइज क्वेश्चंस को देखिए। अगर कोई बात क्लियर ना हो तो आप पूछ सकते हैं, और फिर किसी वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 की बात करेंगे। शुक्रिया।